हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट विल बी बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन, राइट। तो प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। सो रेस्पिरेशन चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपकी एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स में से आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। सो फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जितने भी प्लांट के अंदर नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, फूड का वहां पे ट्रांसलोकेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दैट मीन्स कि वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते, राइट। उन्हें प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए? फूड के लिए। वहीं अगर हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस की बात करते हैं तो वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो फूड के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थे जो आपकी बुक के अंदर गिवन थे। अब अगर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर हम लोग बात क्या करने वाले हैं, कि हमने फोटोसिंथेसिस में तो देख लिया कि फूड कैसे प्रिपेयर हो रहा था। अब रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है? सो दिस चैप्टर डील्स विथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। सो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं? अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ठीक है। किस टाइप से होगा, कहां होगा और क्यों होगा? तो सेल के अंदर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे हमें एनर्जी को रिलीज कराना है, ठीक है। एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी के सिंथेसिस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी? जब आपका फूड ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको गिवन है कि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट। फोटोसिंथेसिस कहां हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन द यूकैरियोट्स, ओके, वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताइए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां टेक प्लेस करती है, तो आंसर जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं आपके रेस्पिरेशन के केस में, तो रेस्पिरेशन के लिए आप नोट कर सकते हैं इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, the breaking of C-C bonds to complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration, ठीक है। compounds that are oxidized during the process, जो भी compounds oxidize होने वाले हैं इस process के दौरान, उन्हें आप नाम देते हो respiratory substrates, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपके कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन within a cell, all energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. तो जितना भी ऑक्सीडेशन होने वाला है, जितना भी फूड आपका ऑक्सीडाइज होने वाला है, उसके अंदर से जितनी भी एनर्जी होगी वो डायरेक्टली सेल के अंदर एक सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होगी। उसके लिए मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं, और उन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, ठीक है। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। वहीं अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी एक्ट्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी कैसे काम करता है? एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। This energy trapped in ATP is utilized in various requiring processes. जितनी भी ATP आपके पास बन रही है, यूटिलाइज हो रही है, उसे आप वेरियस प्रोसेस के अंदर यूज में लेने वाले हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास है डू प्लांट्स ब्रीथ,
क्या प्लांट सच में ब्रीथ करते हैं? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो डायरेक्ट नहीं है आपके पास। Yes, plant require O2 for the respiration to occur and they also give out CO2. आप बहुत अच्छे से जानते हो O2 और CO2 का रिलीज एंड यूज एंड ऑक्सीडेशन चलता रहता है साथ साथ, मतलब प्लांट रिलीज करते रहते हैं O2 एंड CO2 को कंज्यूम करते रहते हैं। So plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticel for this purpose. This is very important. Animals के comparison में plant के पास कोई specialized organ नहीं होता, लेकिन उनके पास स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स होते हैं जो कि इस पर्पस को फुलफिल कर देते हैं। There are several reasons why plant can get along with respiratory organ, right? First, each plant part take care of its own gaseous exchange need. पहला क्या है कि हर प्लांट पार्ट के पास गैस एक्सचेंज करने की खुद की नीड है। There is very little transport of gases from one part to the another, right? सेकेंड रीजन की बात करते हैं तो प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर द गैस एक्सचेंज। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल डू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं वो बहुत कम रेट पे आप बोल सकते हो रेस्पायर करते हैं एज कंपेयर टू एनिमल्स। Only during photosynthesis are large volume of gas exchange and each leaf is well adapted to take care of its own needs during this period. ठीक है, तो लीव्स के केस में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब हो रही है उस केस में आपके पास एक्सचेंज होने वाला है गैसियस का मेजर लार्ज अमाउंट में। When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. तो O2 की कभी भी आपको कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती क्योंकि O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज होता रहता है इन अ सेल। थर्ड रीजन अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रीजन है द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। ओके, इन स्टेम्स द लीफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ थिन लेयर इनसाइड एंड बीनीथ द bark. They also have opening called the lenticels. तो स्टेम के अंदर लिविंग सेल्स जो होते हैं वो लेयर्स के अंदर आप बोल सकते हैं बाग के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। उनके पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें आप नाम देते हो लेंटिसेल्स, राइट? द स्टेम इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो सेल्स डेड होते हैं, जितने भी आपको प्लांट के केस में डेड सेल्स देखने को मिलते हैं, उनका केवल और केवल एक पर्पज होता है कि वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे पाए। दस most cells of the plant have least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by losing packing of parenchyma cells in the leaves, stems and roots. Okay? अब अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपके पास जो फूड है आपके प्लांट के अंदर ग्लूकोज या सुक्रोज की हम बात करते हैं, तो जब उसका कंप्लीट कंबशन होगा तो आपके पास क्या क्या मिलने वाला है? आपको CO2 गैस मिलेगी एज वेल एज वाटर का प्रोडक्शन होगा एंड एज अ बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? एनर्जी। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज के कंबशन की, राइट? द स्ट्रैटेजी दैट प्लांट सेल यूजेस इज टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज अ हीट। ठीक है, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो ऑक्सीजन का क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है ये। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आज रिलीज्ड एज द प्रोडक्ट, और एज अ प्रोडक्ट आपके पास CO2 होगा, H2O होगा और एनर्जी होगी। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं। There are sufficient reasons to believe that first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked the oxygen. This is also very important question. आपके नीट के अंदर मेडिकल एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि अर्थ पे जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था, क्या उसके पास ऑक्सीजन थी या नहीं थी, ऐसा कुछ। ओके, even among present day living organism we know of several that are adapted to the anaerobic condition. आज के टाइम में भी आपको ऐसे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे जो कि
एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर सरवाइव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एनएरोबिक कंडीशन? एनएरोबिक कंडीशन होती है जहां पे आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर लेते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फैकल्टेटिव anaerobes, while in others the requirement for the anaerobic condition is obligate. ठीक है, in any case all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. So the breakdown of glucose to pyruvic acid is known as glycolysis. राइट, तो अब क्या होने वाला है, ग्लूकोज आपके पास है प्लांट के अंदर, हमने बोल दिया कि ग्लूकोज का कंबशन करा के हमें CO2 गैस, H2O एज वेल एज एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ये सारी प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती। तो अब सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है रेस्पिरेशन के अंदर, अब जो आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, राइट, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होने वाला है? पायरुविक एसिड के अंदर। ओके, अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आप बोल सकते हो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को आप नाम देते हो ग्लाइकोलाइसिस। नाउ अब हम आज के लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी करने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। सॉरी, so glycolysis has originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting. So glycolysis वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपके पास दो वर्ड आ जाते हैं, नंबर 1 शुगर एंड सेकेंड आपके पास आता है ब्रेक। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप ब्रेक डाउन ऑफ शुगर करने वाले हो, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर करने वाले हो। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है, जिनके लिए आप EMP पाथवे भी नाम रेफर करते हो, राइट, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को आप EMP पाथवे के नाम से भी जानते हो। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं कि प्रोसेस कहां पे अकर करती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ओके, ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में, एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। राइट, पार्शियल ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आपको मिलेंगे। इन प्लांट दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम दी सुक्रोज, ठीक है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फॉर्म स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। अब क्या होगा, आपके पास सुक्रोज है या आप बोल सकते हो ग्लूकोज है, क्या होगा कि सुक्रोज जो होगा वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करने वाला है? इन्वर्टेज। एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड्स रेडली एंटर द ग्लाइकोसिडिक पाथवे। नाउ अब आगे क्या होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज में फॉस्फोराइलेशन होगा और आपके पास किस चीज का फॉर्मेशन होने वाला है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ठीक है, अब क्या होगा? दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमरेजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट होगी और आपकी प्रोसेस चलती जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर डायरेक्टली आपको गिवन है कि इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। ठीक है, कितनी रिएक्शंस होती हैं? 10 अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है, अब ATP is utilized at the 2 steps. ATP का यूटिलाइजेशन 2 स्टेप में होता है in the glycolysis. First in the conversion of glucose into the glucose 6 phosphate and second in the conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate. So this is very important कि ATP का यूटिलाइजेशन कौन सी 2 स्टेप्स में हो रहा है in the process of glycolysis. तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, the fructose 1,6 biphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3
PgAl. ठीक है, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD. एक स्टेप पूरी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऐसी है जहां पे NADH प्लस H प्लस को फॉर्म किया जा रहा है किससे? NAD प्लस से. ठीक है, और ये स्टेप कौन सी है? जब 3-PGAl आपका कन्वर्ट हो रहा है 1,3-PGA के अंदर. ओके, 2 redox equivalent are removed in form of 2 hydrogen atoms from PGAl and transferred to a molecule of NAD+. ठीक है, PGAl जो होता है वो आपका ऑक्सीडाइज होता है. PGAl is oxidized and with inorganic phosphate to convert into bi-PGA. The conversion of bi-PGA is to 3-PGA and it is also an energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP and other ATP synthesized during the conversion of PEP to the pyruvic acid. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको एनसीईआरटी में गिवन थी ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड. अब पूरी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपको फिगर 14.1 के अंदर देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फिर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस से आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइफॉस्फेट 1,3-PGA बना, फिर 3-PGA बना, फिर 2-PGA बना, फिर 2-PEP बना एंड लास्ट में आपको पायरुविक एसिड मिल गया. पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन कंटेनिंग होता है. और कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पायरुविक एसिड इज देन दी की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. और एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट क्या है. तो की प्रोडक्ट क्या है? लास्ट आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? दैट इज पायरुविक एसिड. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. एज वेल एज अगर आप चैनल गुरमंत्रा पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं.